गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी विचार। वर्तनी जिसे हम अंग्रेजी में स्पेलिंग बोलते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को हम अपने भाव और विचारों के द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात हमारे जो भाव और विचार होते हैं वो भाषा के माध्यम से ही व्यक्त होते हैं और इन भावों को हम बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से भाषा के दो रूप हमारे सामने आते हैं, एक उच्चरित रूप और दूसरा लिखित रूप। उच्चरित रूप ही भाषा का मूल रूप होता है तथा लिखित रूप गौड़ एवं आश्रित होता है। क्योंकि कोई भी भाषा होती है तो उसको हम बोलकर ही किसी को बताते हैं। फिर भी भाषा का उच्चरित रूप मूल रूप होने के बावजूद भी क्षणिक होता है, क्योंकि बोलकर दिया गया संदेश उपस्थित लोगों का सीमित समय के लिए ही रहता है। वह बोले जाने के कुछ क्षणों के पश्चात ही नष्ट हो जाता है, जबकि लिखित रूप में जो संदेश दिया जाता है वो बहुत देर तक रहता है। इस तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखित भाषा ही हमारे सामने उपलब्ध रहती है। लेखन व्यवस्था के अंतर्गत भाषा एक रूप बनी रहे, यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोग किसी अन्य तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग अन्य तरीके से लिखते हैं। इसके लिए लिप चिन्हों, उनके संयोजन और शब्द की वर्तनी और विराम चिन्ह आदि की जरूरत पड़ती थी। यही भाषा के लिखित रूप को स्थायी बनाए रखते हैं। तो आगे चल के जब 20वीं शताब्दी के आरंभ में हिंदी गद्य के प्रयोग के साथ साथ लेखकों और संपादकों ने स्थानीय परंपराओं और रूढ़ियों के अनुरूप शब्दों की वर्तनियों को अपनाया, जिससे वर्तनी में अनेक रूपता दिखाई देने लगी, मतलब कई रूपों में लिखे जाने लगे। इस अनेक रूपता को समाप्त करने के लिए हमारे भारत सरकार ने 1962 में एक समिति का गठन किया और इस समिति ने इस प्रकार की अस्थिरता को दूर करने के लिए वर्तनी की एक रूपता के लिए कुछ निर्णय लिए। उस निर्णय में सबसे पहला नियम आता है आपका संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, जैसे संयुक्त वर्ण आप जानते हैं कि दो वर्णों को एक साथ लिख देना संयुक्त वर्ण होता है। तो इसमें जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में कोई स्वर न हो और वे परस्पर मिल जाएं तो वे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। जैसे आप सत्य लिखते हैं तो जो सत्य है तो इसमें कोई स्वर नहीं आया है, तो इस नाते ये एक में मिल जाता है। उस तरह से आपका रत्न है, क्लेश है, तो क में यहाँ कोई स्वर नहीं आया है, यहाँ त में कोई स्वर नहीं आया है और वो जाके मिल गया है। तो इसके लिए जो समिति ने निर्णय लिया तो उसमें पहला निर्णय ये लिया कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाए। जो खड़ी पाई वाले व्यंजन है, जैसे ख है, ग है, तो इसमें ये खड़ी पाई है, तो इनको हटाकर लिखा जाए। जैसे आप ख्याति लिखते हैं तो इसमें ये व्यंजन का जो अ था इसमें खड़ी पाई वो हट गया। उसी तरह से आप विघ्न, तो इसमें जो घ में खड़ी पाई था वो भी हट गया। उसी तरह से आपका कच्चा है, तो ये इस तरह से हट जाते हैं। इसके बाद आपका ये आता है कि जो संयुक्त, पक्का, रफ्तार आदि की तरह, अब दूसरा ये बताया गया कि जो संयुक्त है, जैसे हम इस तरह से लिखते हैं संयुक्त, पक्का, इक्का, रफ्तार, तो इसमें क और फ के लिए कुछ संयुक्ताक्षर के नियम बताए गए कि ये इसी तरह से लिखना चाहिए, न कि ये सही है और इसको जब हम इस तरह से लिख देंगे कि संयुक्त, या कुछ लोग इसको संयुक्त ऐसे लिखते हैं, तो ये जो रूल है ये है, ये तो ऐसे इसमें मिला देते हैं यहाँ भी। तो इस तरह से जो लिखा जाता है ये सही नहीं है, जबकि इस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो हमारे
जो समिति बनाई गई थी उसने ये सुझाव दिया कि इनको प, क और फ के वर्णों को इसी तरह से लिखा जाए, इनको एक में करके न लिखा जाए। दूसरा आपका है कि इसके बाद आता है कि अंग, ट, ड, द और ह के जो संयुक्ताक्षर हैं इनके नीचे हलंत लगाकर लिखा जाए, हलंत लगाया जाए। जैसे वांग्मय लिखा जाए, उसी तरह से लट्टू मान लीजिए लिखा जाए, तो इस तरह से लिखा जाना चाहिए। गड्ढा है, इनको इस तरह से लिखा जाना चाहिए, इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए, जबकि बहुत से लोग ऐसे लिख देते हैं। उसी तरह से ग, ढा इस तरह से नहीं लिखा जाना चाहिए, ये जो है ये गलत है। इस तरह से लिखा जाना चाहिए। हमारी समिति ने, जो भारत सरकार ने बनाई थी, उसने यह सुझाव दिया कि इसको इस रूप में लिखा जाए। अगला है आपका कि र के 3 रूप प्रचलित हैं, 3 रूप। इसमें आपका एक तो है प्रकार, फिर आपका धर्म और एक है आपका राष्ट्र। तो ये 3 रूप प्रचलित हैं, इनको इसी तरह से लिखा जाए। तो इसमें उन्होंने यह बताया कि जो र है, स्वर रहित अगर र है, अब इसमें र में अगर कोई स्वर नहीं है तो उसको ऊपर लिखा जाए। जैसे हम धर्म, कर्म इस तरह से लिखा जाए। इसमें पहला नियम है कि अगर र स्वर रहित है तो इसको इस तरह से लिखा जाए। और जो है, यदि र से पहले कोई स्वर रहित खड़ी पाई वाला व्यंजन हो तो उसको, यदि र से पहले कोई खड़ी पाई वाला व्यंजन हो, जैसे प है तो प में र अगर लगाते हैं तो इस तरह से लिखा जाना चाहिए। तो इसको उन्होंने बताया कि इस तरह से लिखा जाना चाहिए। उसी तरह से ग्रह है, अब यहाँ देखिए खड़ी पाई वाला व्यंजन है तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। ये प्रेम है तो यहाँ इस तरह से लिखा जाएगा, और अगर वो स्वर रहित है तो ऊपर लिखा जाएगा। अब ट में और एक नियम र के लिए बताया गया कि ट में र को इस तरह से लिखा जाएगा, राष्ट्र। ये नीचे इस तरह से, जैसे ड्रम है, ट्राम है, तो इस तरह से इसको लिखा जाना चाहिए। तो र के लिए ये 3 नियम बताए गए। उसी तरह से अगला है आपका कि जो स्र है, स और र को मिलाकर जो बनाया गया है स्र, जो संयुक्ताक्षर है आपको, तो इसको इसी रूप में लिखा जाए, नहीं कि इस रूप में। इस तरह से कुछ लोग लिख देते हैं, ये गलत है। इसमें जो है ये गलत है, इसको इसी रूप में लिखा जाना चाहिए। यह उस समय की जो समिति थी उन्होंने ये चीज़ दिया कि, और जो है त और र के संयुक्त रूप में त्र और त्र दोनों रूपों में लिख सकते हैं। एक तो मान लीजिए त और र है, त और र जो मिलाता है तो इसको इस तरह से भी लिखा सकते हैं और त्र इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अलग करके भी और एक में भी इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद ये बताया गया एक नियम और है कि जो संस्कृत के संयुक्ताक्षर पुरानी शैली से भी लिखे जा सकते हैं। जो संस्कृत के संयुक्ताक्षर हैं, जैसे आपका विद्या है, तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है और पुरानी रीत से भी लिखा जा सकता है, विद्यालय। अब विद्यालय में चाहे इस तरह से लिखिए या उसमें अलग जोड़ के इस तरह से लिखिए, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से अगर बुद्धि है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं और बुद्धि आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों रूपों में प्रचलन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके संयुक्त वर्ण वाले कुछ नियम थे। इसके बाद आपका विभक्ति चिन्ह संबंधी कुछ नियम आएंगे, उसको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।